अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और इसके साथ हम इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल भी देखेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन डिस्कस किया था। आज इसी टॉपिक को टू डायमेंशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले The perfect inelastic collision is one in which colliding objects stick together to make a single mass after collision. Inelastic collision को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दो मैसेज इस तरह एक दूसरे के साथ कोलाइड करें कि कोलिजन के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएं, वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएं। ऐसी कोलिजन को हम नाम देते हैं इनइलास्टिक कोलिजन का। अब यहाँ पे हमारी कंसिडरेशन ये है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मैस m1, दूसरे का मैस m2। m1 की इनिशियल वेलोसिटी v1i और m2 की इनिशियल वेलोसिटी v2i। m1 जो है ये अलोंग x एक्सिस ट्रेवल कर रहा है और जो मेरे पास m2 है ये x एक्सिस के साथ एट सम एंगल ट्रेवल कर रहा है। और हम अज्यूम यह करेंगे कि दोनों ओरिजिन के ऊपर जाके एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और इनका जो कंबाइन मैस होगा वो इन दोनों मैसेज का सम होगा। और ये सारी कंसिडरेशन को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। कंसिडर टू बॉडीज हैविंग मैस m1 एंड m2 moving with velocity v1i and v2i in two-dimensional xy plane. Assuming that the first body is moving along the x-axis while the second body moves in the direction making an angle theta with x-axis. Both the bodies collide at the origin. Next, after collision, bodies stick together having combined mass m1 and m1 plus m2 एंड मूव विद द वेलोसिटी vf। अब हमारे पास फाइनल ऑब्जेक्ट का भी मैस आ गया m1 प्लस m2 और उसकी फाइनल वेलोसिटी vf और वो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा डेट इज फाई। एंगल की नोटेशन को चेंज करने के लिए हमने उसको फाई का नाम दिया। अब इसकी वेलोसिटी को 2i की वेलोसिटी को अगर मैं इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो ये मेरे पास इसका x कंपोनेंट और ये मेरे पास इसका y कंपोनेंट। इसी तरह क्योंकि इसका एंगल बन रहा था एट सम एंगल जो है वो ट्रेवल कर रहा था ये ऑब्जेक्ट, मैंने उसकी वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट में डिवाइड किया। इसी तरह जो मेरे पास vf है अगर मैं इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो दिस इज़ vfx और ये मेरे पास vfy। इसी तरह मैं इसकी वेलोसिटी को भी इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। जो मेरे पास v2i है इसका x कंपोनेंट v2i cos थीटा और इसका y कंपोनेंट v2i sin थीटा। इसी तरह vf का x कंपोनेंट vf sin फाई और vf का y कंपोनेंट vf का x कंपोनेंट vf cos फाई और इसका y कंपोनेंट vf sin फाई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं इसका मोमेंटम कैलकुलेट करूं इन एक्सट्रैक्शन तो जो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम एट एक्सट्रैक्शन होगा वही मेरे पास मोमेंटम एट फाइनल मोमेंटम एट एक्सट्रैक्शन होगा। फाइनल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट और इनिशियल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह वाई कंपोनेंट भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सबसे पहले अगर मैं एक्स कंपोनेंट देखूं तो ये मेरे पास मोमेंटम होगा m1 का। अब यहाँ पे m1 क्योंकि एक्स एक्सिस के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो यही इसका एक्स कंपोनेंट मेरे पास होगा m1 v1i इंटू कॉस थीटा 1। इसके एंगल को हमने 1 का नाम दे दिया। आल तो इसका एंगल 0 है लेकिन हम इसको जर्नली जो है वो इसकी इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं कि अगर एट सम एंगल ये ट्रैवल कर रहा होता तो फिर हम इसकी ये नोटेशन यूज़ करते। इसी तरह m2 v2i एंगल थीटा 2, इसके एंगल को हम थीटा 2 का नाम दे देंगे विच इज़ इक्वल टू m इंटू
वी एफ कॉस फाई। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये क्योंकि वी एफ का एक्स कंपोनेंट है तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं वी एफ एक्स। कैपिटल एम मेरे पास एज इट इज़, ये दोनों का कंबाइन मैस है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, ये m मेरे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास वी एफ एक्स वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया। इसी तरह मोमेंटम एट y डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम एट y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एट y डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो मेरे पास m1 है, क्योंकि m1 जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा है, तो इसका y कंपोनेंट यहाँ पे नहीं होगा। y कंपोनेंट अगर मैं ड्रॉ कर भी लूँ तो y कंपोनेंट की वैल्यू मेरे पास 0 होगी। y कंपोनेंट इस केस में मेरे पास 0 है। लेकिन हम क्योंकि जर्नल इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं कि अगर एट सम एंगल ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होता तो फिर इसका एंगल θ1 होना था, और इसका जो कंपोनेंट होना था y कंपोनेंट, डेट विल बी इक्वल टू साइन θ1। तो इस वजह से हमने इसको जर्नल जो है वो इसकी इक्वेशन ड्राइव की है। तो इसका मोमेंटम हमने लिख दिया m1 v1i साइन θ1 प्लस m2 v2i साइन θ2, ये इसका y कंपोनेंट, और ये मेरे पास vf का y कंपोनेंट डेट इज इक्वल टू mvf साइन θ5। इसको भी सेम उसी तरह मैं सिंप्लीफाई करूँगा, vf साइन फाई की जगह पे मैं लिख लूँगा vfy, और अब यहाँ पे मैं vfy को अगर कैलकुलेट करूँ तो ये m मेरे पास उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास vf का y कंपोनेंट आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अब फाइनल वेलोसिटी को हमने क्योंकि इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, vfx एंड vfy, तो हम मैग्नीट्यूड के फार्मूले से vf की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सेम इसी फार्मूले के अंदर vfx और vfy की वैल्यू पुट करेंगे। ये मेरे पास vfx की वैल्यू आ गई जो हमने प्रीवियस ड्राइव की थी, और इसके साथ मेरे पास vfy की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास vf का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं एंगल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, डेट इज़ एंगल फाई, मेरे पास दोनों कंपोनेंट अवेलेबल है vfy एंड vfx। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स vfy बाय vfx। यहाँ पे भी सेम मैं इसी तरह इन दोनों की वैल्यू पुट करूँगा, ये मेरे पास इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब यहाँ में क्योंकि डिवीजन के अंदर डिवाइडेड बाय m ऑन दोनों के साथ मेरे पास कैपिटल M डिवाइड हो रहा था, तो ये कैपिटल M जो है वो कैपिटल M के साथ कैंसल आउट होकर मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। तो इस वजह से हम इस m को एक दूसरे के साथ कैंसल आउट कर देंगे, ये इक्वेशन मेरे पास बकाया रह जाएगी, और इस इक्वेशन से हम एंगल फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। सिंस कोलिजन इज इनइलास्टिक, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। ये इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के अंदर भी हमने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया था, उसके लॉस को। यहाँ पे भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इनइलास्टिक कोलिजन के केस में हमारे पास कंजर्व नहीं रहेगी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर आएगा। तो उसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2, दोनों ऑब्जेक्ट का मास और दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये मेरे पास आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये मेरे पास फॉर मास m1 और ये टर्म मेरे पास फॉर मास m2। इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम मेरे पास आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास फाइनल मास कैपिटल M था जो कि इन दोनों मैसेज का सम था, इंटू vf² जो इनकी फाइनल वेलोसिटी थी, ये मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँ तो वो मेरे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी लॉस इन द कोलिजन। तो इस फार्मूले से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इस फार्मूले से मैं काइनेटिक एनर्जी के लॉस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। दिस लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी।
ये जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है ये किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, सच एज हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है, साउंड और डिफॉर्मेशन, साउंड के अंदर, डिफॉर्मेशन के अंदर, तो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक था इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल देखेंगे इनइलास्टिक कोलिजन की। पहली एग्जांपल है व्हेन अ कराटे चॉप ब्रेक अ पाइल ऑफ ब्रिक। जिस तरह चाइना के अंदर कुंग फू के अंदर दिखाया जाता है कि एक आदमी जो है वो ब्रिक्स की पाइल को ब्रेक करता है अपने हाथ से। अब ये उनकी प्रैक्टिस होती है कि वो हाथ को इस तरह से ब्रिक के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करवाते हैं या उसको स्ट्रोक जो है वो इस तरह से लगाते हैं कि उनका हाथ जो है वो बाउंस बैक नहीं होता, बल्कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो ब्रिक्स जो है वो अब्जॉर्व करके वो ब्रिक को ब्रेक करती हैं। सम ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द स्ट्राइक इज अब्जॉर्ब बाय द ब्रिक टर्निंग इनटू हीट, साउंड एंड द फोर्स नीडेड टू ब्रेक दैम। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है इनइलास्टिक कोलिजन की। इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास बाउंसिंग बैक नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो बाउंस बैक हो जाता है, जिस तरह बॉल की एग्जांपल है। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास बाउंसिंग नहीं होती, ऑब्जेक्ट कभी भी बाउंस बैक नहीं होता। यहाँ पे भी जब वो हाथ को इन ब्रिक्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो हाथ उसका बाउंस बैक नहीं होगा। दूसरा, जितनी भी उसकी एनर्जी है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। कुछ एनर्जी जो है वो ब्रिक्स को ब्रेक करने के अंदर यूज़ हो जाएगी, कुछ जो है वो हीट एनर्जी के अंदर यूज़ हो जाएगी, कुछ जो है वो साउंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कार क्रैश की। इन अ कार क्रैश व्हेन द व्हीकल कोलाइड एंड अब्जॉर्ब द इम्पैक्ट एनर्जी। जब दो कारें आपस में टकराती हैं तो व्हीकल जो है वो एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेती है। जो इनकी इम्पैक्ट एनर्जी है, जो टकराने के साथ एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, जिस एनर्जी के साथ ये एक दूसरे के साथ टकराएं, काजिंग देम टू क्रम्पल एंड डीफॉर्म, जिसकी वजह से वो डीफॉर्म हो जाएंगी, क्रम्पल हो जाएंगी, बॉडी शेप ख़राब हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस, ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी इनकी लॉस हो जाएगी और वो किस फॉर्म में चेंज होगी? टर्निंग इनटू हीट, साउंड एंड डैमेज ऑफ व्हीकल। डैमेज जो है वो हमारे पास बेसिकली क्रम्पल एंड डीफॉर्मेशन है, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बहुत कॉमन एग्जांपल बैट एंड बॉल। व्हेन द बैट हिट्स द बॉल, some of the kinetic energy is lost because the ball deform। कुछ काइनेटिक एनर्जी इस केस में भी हमारे पास लॉस हो जाएगी। और ये एनर्जी क्यों लॉस होगी? बॉल की डिफॉर्मेशन की वजह से। एंड द एनर्जी इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी। साउंड भी प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अब इस केस में जो हीट एनर्जी है वो निग्लिजिबल है, और ये जो पाइल ऑफ ब्रिक के केस में भी जो हीट एनर्जी है डेट इज़ निग्लिजिबल। प्रोड्यूस ज़रूर होगी लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बहुत कम अमाउंट के अंदर हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह इस केस में भी बॉल एंड बैट के केस में भी हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। साउंड हमें सुनाई देगा। द बैट डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी परफेक्टली एंड अब्जॉर्ब सम एनर्जी इटसेल्फ। बॉल जो है वो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा बल्कि खुद भी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। द बॉल कंप्रेसिस अपॉन इम्पैक्ट। बॉल जो है वो जैसे ही इसको ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी, बैट के साथ हम उसको स्ट्राइक करेंगे तो बॉल जो है वो कंप्रेस होगा, विच लीड टू फर्दर एनर्जी लॉस। इसका एक रिजल्ट हमारे पास ये भी आ गया कि बैट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। बैट के ऊपर भी कई दफ़ा निशान पड़ जाता है, बैट के ऊपर भी इम्पैक्ट आ जाता है, बॉल के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है, साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो ये चीज़ें मिलके ओवरऑल हमारे पास कोलिजन को इनइलास्टिक बनाती हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आज का लेक्चर था इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन विद एग्जाम्पल। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।